नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मनी मंत्र और इसके एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। हमने अक्सर अपने घर के जो बड़े हैं उनसे लगातार सुनते हम ही आए हैं कि आईटीआर फाइल करना है, कल आखिरी तारीख है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आईटीआर आखिर होता क्या है और बार बार ये क्यों कहा जाता है कि इसे भरना ज़रूरी है? इसके फायदे क्या हैं? और अगर आप भी ऐसे ही तमाम जो प्रश्न हैं उसके उत्तर जानना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई संशय है, तो जो ये कार्यक्रम है वो आप ही के लिए है। आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि आईटीआर और समय से आईटीआर फाइल करना ज़रूरी क्यों है। तो आज के मनी मंत्र में जानेंगे आईटीआर फाइल करने से जुड़े तमाम विषयों पर होगी बातचीत, हम डालेंगे रोशनी। मैं हूँ आपकी होस्ट आंचल गुलाटी गुंबर। लेकिन क्योंकि ये फ़ोन इन शो है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो मुद्दा हम चुने उससे जुड़े तमाम सवाल अगर आपके जहन में हैं, उनके जवाब आप जानना चाहते हैं, तो लगातार नंबर फ्लैश होंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में टैक एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। तो नंबर्स मैं आपको बता दूं, नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। आप इन पर कॉल कर जो आयकर रिटर्न है उस पर तमाम जो जानकारियां हैं, कैसे वो दाखिल करना चाहिए, किसे दाखिल करना ज़रूरी है, किसे आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है, इन तमाम सवालों की अन्य जो भी जवाब है वो आप जान सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आखिरकार समय से आईटीआर दाखिल करना ज़रूरी क्यों है। लेकिन उससे पहले आखिर आईटीआर होता क्या है? आईटीआर एक टैक्स रिटर्न फॉर्म है जिसका इस्तेमाल टैक्स देने वाले लोग अपनी इनकम और संपत्ति की जो रिपोर्ट है उसे करने के लिए करते हैं। नहीं, पूरा विवरण उसमें मौजूद होता है। विवरण कौन सा? पर्सनल और आपका जो वित्तीय डेटा है उससे संबंधित विवरण आईटीआर में मौजूद होता है। आईटीआर दाखिल करने की, यानी जो वित्त वर्ष ये वाला है, उसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई की है। इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस को भी ट्रैक करना आसान है। भाई पहले रिफंड आने में काफ़ी समय लगता था, अब तो बहुत जल्दी रिफंड आ जाते हैं। तो अब इस इनकम टैक्स रिटर्न के स्टेटस को ट्रैक करना बेहद आसान है। कैसे वो आप ट्रैक कर सकते हैं? आप नए आयकर पोर्टल पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर इसे ट्रैक कर सकते हैं। और एक अहम जानकारी हम आपको बताएं कि आईटीआर फाइलिंग जब आप कर देते हैं तो 30 दिन के अंदर उसको वेरीफाई करना, सत्यापित करना ज़रूरी होता है। हालांकि अब तो आपके नंबर्स जो पैन से आधार लिंक है तो इजी हो जाता है, और देर से वेरिफिकेशन करने पर लेट फाइन का भुगतान भी आप ही को करना होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आयकर रिटर्न दाखिल करना एक कानूनी दायित्व है और आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, और इसे निभाना हर भारतीय का बहुत अहम दायित्व है। और हमारे साथ इस शो में जहां हम टैक्स पर जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करेंगे जो कि आयकर रिटर्न से जुड़ी हुई हैं, बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील गर्ग साहब जुड़े हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो मनी मंत्र में। और पहला सवाल मेरा यही है कि जब भी हम टैक्स रिटर्न के बारे में सुनते हैं तो ये एक सवाल और संशय बहुत लोगों के मन में होता है कि भाई इसे भरना और इसे दाखिल करना थोड़ा मुश्किल टेढ़ी खीर है। ये कितनी आसान हुई है अब, और क्योंकि जो डेट है वो 31 जुलाई की है, लेकिन अगर उसके बाद भी आप टैक्स फाइल करते हैं तो भुगतान देना ज़रूरी है। देखिए आजकल आपने बड़ा जरूरी और अच्छी बात कही कि आयकर रिटर्न भरना एक स्टेट्यूटरी लाइबिलिटी है, एक ये जिम्मेवारी है, और लोग इसको इतना कैजुअल लेते हैं। तो मैं कई बार हैरान होता हूं कि आप इसको इतनी आसानी से, इतनी कैजुअल अप्रोच से आप भरते हैं कि उसमें गलतियां इतनी ज्यादा होती हैं। और अब 360 डिग्री प्रोफाइल आपका आयकर विभाग के पास में है। पता होगा एआईएस के माध्यम से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टीआईएस टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, 26 एएस, जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप करते हो वो सारी की सारी आपकी एआईएस पे रिपोर्ट होती हैं। और लोग उसको कभी देखते नहीं है, कभी चेक ही नहीं करते हैं, अपनी आयकर रिटर्न भर देते हैं, उसमें गलतियां आती हैं, मिसमैच आती है। और आपको पता होगा कि अगर आपने कोई गलती की तो उसके बड़े गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। आपको लेट फीस देनी होती है, आपको ब्याज देना होता है, आप पर पेनल्टी भी लग सकती है, और एक्सट्रीम केस में डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर देता है। तो इसलिए जी। दो बातें याद रखिए। नंबर एक बात कि 31 जुलाई रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है जिनका ऑडिट नहीं होता है। जो ऑडिट के केस के अलावा है उनकी रिटर्न की डेट 31 जुलाई है। जी। एक बात। और दूसरी बात, रिटर्न भरने से पहले कृपया अपना एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट
ज़रूर चेक कर लें उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है और वो आपकी इनकम से मैच करता है या नहीं करता। हाँ, अगर एआईएस में ही सरकार से कोई गलती हो गई है, तो भी हम्म। सरकार ने आपको एक दिया है, एक ऑप्शन दिया है कि आप उसको डिनाई कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़रूर चेक कीजिए और अपनी रिटर्न को मैच करके तसल्ली से। और सबसे बड़ी बात, आपको जो आयकर फॉर्म चुनना है, हम्म। वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप सही आयकर फॉर्म चुनें। ऑटोमेटिक सिस्टम है, रिटर्न सब कुछ ऑनलाइन जाता है, बिल्कुल। वेरिफिकेशन ऑनलाइन है, लेकिन आपको थोड़ा-सा टाइम लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि रिटर्न भरने और टैक्स चुकाने में बड़ा फाइन लाइन का अंतर है। इसे जो आयकर दाता है वो किस तरह से समझ सकता है? देखिए, हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स भी 2-3 तरह का होता है। इसको भी थोड़ा समझना चाहिए। नंबर 1, बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस में आपको टीडीएस कट जाता है। बैंक से ब्याज आपको आ रहा है, तो बैंक आपका टीडीएस काट लेता है 10% की दर से। आपने कोई प्रॉपर्टी बाई की है, यानी सेल की है, तो बायर आपका टीडीएस काट लेता है। आपको कोई कंसल्टेंसी इनकम मिली, तो आपको देने वाला टीडीएस काट लेता है। दूसरा होता है एडवांस टैक्स। जिनकी भी लायबिलिटी ₹10,000 ज़्यादा होती है, उनको एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है। और एडवांस टैक्स आप टाइम पे जमा नहीं करवाते तो फिर आपको ब्याज देना होता है। और तीसरा होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यानी इन दोनों एडवांस टैक्स और टीडीएस के बाद जी। भी अगर कोई टैक्स बच जाता है तो आपको जमा करवाना, एक बात। और दूसरा, रिटर्न भरने की, जहां तक आपने सवाल कहा, रिटर्न भरना एक लाइबिलिटी है। 31 जुलाई को आपको रिटर्न भरनी है। और आप ये बात मान लीजिए कि बिना टैक्स के आप रिटर्न नहीं भर सकते हो। अगर आप टैक्स नहीं जमा करवाएंगे तो आपका रिटर्न भी फाइल नहीं होगा। इसलिए पहले टैक्स जमा करवाइए, तभी रिटर्न फाइल होगा। पहले ऐसा हो जाता था, जी। अब वो सिस्टम बंद कर दिया। चलिए, ये सिस्टम बंद है और ज़ीरो आईटीआर क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। विनीत जी, सुप्रभात, पूछिए सवाल। हाँ मैडम जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आईटीआर भरने के लिए ऑनलाइन उसमें फॉर्म पर 26AS कैसे डाउनलोड करते हैं, वो कैसे ले पाए? जी, ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड के बारे में जानना चाहते हैं सुनील जी, कि किस तरह से देखिए, डाउनलोड कर। आपको बड़ा आसान तरीका सरकार ने दिया है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइए, आप अपना लॉगिन आईडी बनाइए और जनरली जो आपका लॉगिन होता है वो आपका पैन नंबर होता है, जो आईडी होता है, और पासवर्ड आप कोई भी सेट कर सकते हैं उसमें। वहाँ पर आप जाएँगे तो आपका 26AS, यानी जो आपका टीडीएस कटा, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके अलावा एआईएस ज़रूर डाउनलोड कीजिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। वो टीडीएस का बड़ा भाई है। मतलब उसमें खाली टैक्स की इन्फॉर्मेशन है, पर एआईएस में आपकी इनकम की इन्फॉर्मेशन भी है। जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बार कहा था कि हम प्री फिल्ड फॉर्म दे देंगे, आपको रिटर्न में आपकी कौन-कौन सी इनकम है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो वो पार्टली लागू हो चुका है। तो आप एआईएस, टीआईएस और 26AS वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और चेक कर लीजिए मेरा टैक्स जो जमा करवाया था वो आ रहा है, टीडीएस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो ज़ीरो आईटीआर है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें आपके माध्यम से, क्योंकि इस शो के ज़रिए हम तमाम उन टर्म्स को जो कि फिनेंस या कि वित्त से जुड़ी हैं, बड़ी सिंप्लीफाई भाषा में समझाते हैं अपने दर्शकों को। ये ज़ीरो आईटीआर क्या है? जीरो आईटीआर? जी। नहीं, जीरो आईटीआर जैसा तो कोई शब्द नहीं है। हम सहज और सुगम की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं सहज फॉर्म कहते हैं, यानी जी। आईटीआर 1 जिसको हम कहते हैं। वो एक सिंगल पेज का फॉर्म सरकार ने दिया है कि भाई आप बिल्कुल जो सिंपल टैक्स एम्प्लॉई है, जो जो टैक्स पेयर्स हैं, यानी अगर आपकी सैलरी से इनकम है 50 लाख से कम है, आपको एक मकान से इनकम है, आपको एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से कम है, तो कुछ कंडीशंस, और आप कैपिटल गेन में कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपको एक सिंगल फॉर्म दे दिया। सिंगल फॉर्म जिसको हम सहज फॉर्म कहते हैं, उसको आप भर दीजिए और आराम से चैन ग्रीन्स हो जाइए। हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, बशर्ते आपका मिसमैच ना हो। जी। और साथ ही क्योंकि जब हम आईटीआर की बात कर रहे हैं सुनील जी, तो इसको भरने के जो फ़ायदे हैं, जागरूकता अभियान तो बहुत चलाए जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को समझाएं कि ये आपका कानूनी दायित्व तो है ही, लेकिन इसके भरने के बहुत से फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पर जब हम तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं, वो तो खैर पूरे देश के लिए है, लेकिन इसमें ऐसे कई फ़ायदे हैं जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हो सकते हैं, विदेश जाने में आपको आसानी हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि उन पर आप रोशनी डालें। देखिए, टैक्स भरना एक लायबिलिटी है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। इसके अलावा अगर आपको कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है और अपनी इनकम के बारे में बताना है, तो एकमात्र जरिया है आयकर की रिटर्न। आपको मान लीजिए होम लोन लेना है, आपको कार लोन लेना है, आपको कहीं भी इनकम का डिस्क्लोजर करना है, तो आपको कोई तरीका ही नहीं है। अगर आपने होम लोन लेना है तो बैंक आपसे आईटीआर की रिटर्न मांगता है। आपने अगर कार लोन लेना है तो मांगता है। आपको अगर विदेश जाना है तो जनरली वो बहुत सारी कंट्रीज आपसे अपनी नेटवर्क की स्टेटमेंट और आईटीआर मांगते हैं। तो एक समझ लीजिए कि आपकी, अगर आप आईटीआर नहीं भर रहे हैं, इसका मतलब है या तो आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है बाई डिफॉल्ट, या फिर आप टैक्स इवेडर है, आप टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। तो इसका नुकसान नेगेटिव ज्यादा होता है अगर आप आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो। और सेकेंडली, जैसे मैंने बताया कि
क्योंकि अब एआईएस में सारी इनकम आ रही है आपकी और आप आईटीआर नहीं भरेंगे तो बाय डिफॉल्ट पेनल्टी आप पे लगनी शुरू हो जाएगी, वहां से आपको नोटिस आएगा, बैड जजमेंट हो जाएगी और फिर पेनल्टी, इंटरेस्ट और ब्याज आपको सारा देना पड़ेगा। जी, और साथ ही साथ क्योंकि ये भी हम लगातार अपने ग्राफिक्स के ज़रिए समझा रहे हैं सुनील जी कि अगर आपने इनकम टैक्स को मतलब भर दिया है तो उसको सत्यापित कराना 30 दिन के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वेरीफाई नहीं होता है तो आपको कहीं ना कहीं उस पर चुकाना पड़ता है, दंड देना होता है। उस लिहाज से ये जो वेरिफिकेशन है ये कितनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो पैन है या आधार है उसको मोबाइल नंबर से अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो बैंगलोर भेजना पड़ता है। ये कितना ज़रूरी स्टेप है रिटर्न फाइल करने के लिए? नहीं, एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार ने नियमों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है और ये कह दिया कि अगर आपका पैन और आधार कनेक्टेड नहीं है, मोबाइल आपका लिंक नहीं है, तो आपका पैन इनऑपरेटिव माना जाएगा। यानी ऐसा माना जाएगा आपने कभी पैन लिया ही नहीं है, वो कोई काम का नहीं रहा आपका पैन। तो इसलिए आधार से उसको लिंक जरूर करवा लीजिए, उसके बिना आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते आज की डेट में। पहली बात तो ये है। दूसरा, आप ना कोई बैंक खाता खोल सकते हैं। आपको जो टीडीएस की दर है, जैसे आपको बैंक का ब्याज मान लो 10% पे टीडीएस कट के आ रहा है तो 20% हो जाएगा। आपको कहीं से इनकम आ रही है तो उसपे टीडीएस ज्यादा कटेगा। तो एक तो ये बात आप मान लीजिए कि बहुत मस्ट है और जरूरी है अब ये आपका आधार और पैन लिंक हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। जहां तक सवाल है वेरिफिकेशन भेजने का, सरकार ने बहुत सारे तरीके आपको दे दिए हैं, बंगलोर भेजने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, आधार ओटीपी से कर दीजिए, बैंक का जो आपका पैन है उससे कर दीजिए। जहां भी आपको ओटीपी आता है वहां से आप उसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा, तो सरकार ऐसा मानती है आपने वो रिटर्न कभी फाइल ही नहीं की है, आप नॉन फाइलर की श्रेणी में आ जाएंगे और जो दंड और पेनल्टी नॉन फाइलर को लगते हैं वही आपको लगेंगे। इसलिए रिटर्न भरना ही खाली एक जिम्मेवारी नहीं है, उसको वेरीफाई करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर उन्होंने वेरीफाई नहीं की तो सरकार को क्या पता कि बाद में मना कर सकते हो तो रिटर्न मेरी है ही नहीं। तो इसलिए आधार ओटीपी से उसको वेरीफाई करते हैं। चूंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है सारा, सिग्नेचर वाली रिटर्न नहीं जाती है, पेपर फाइलिंग में नहीं होती है, तो आधार ओटीपी से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, और साफ तौर पर आयकर भरने पर, दाखिल करने पर किन किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है मनी मंत्र में। लगातार इस खास शो में आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा हमें। वक्त एक ब्रेक का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो मनी मंत्र में। हमारे साथ सुनील गर्ग साहब जुड़े हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। सुनील जी, लगातार ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो लोग आयकर दाखिल कर रहे हैं, चाहे सीए के थ्रू दाखिल किया जा रहा है, कई लोग अब इतना टैक्स के मोर्चे पर सरलीकरण कर दिया गया है कि लोग अपना टीडीएस खुद भी फाइल कर लेते हैं। क्या सावधानियाँ छोटी छोटी बरतनी चाहिए टैक्स फाइल करते वक्त? देखिए, सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन दिया है आपको, ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको दिया है, आपको ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप आराम से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन ठंडे दिमाग से आपको उसको बैठना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा सोचना पड़ेगा। आप इसको बड़ी कैजुअल अप्रोच से नहीं कर सकते। नंबर 1 गलती जो सबसे ज्यादा करते हैं लोग, आप गलत आईटीआर फॉर्म चूज करते हैं। तो 4 तरह के फॉर्म हैं जो इंडिविजुअल्स के लिए, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। ITR 1 जैसे हमने बताया था कि आपको 50 लाख से कम इनकम है, सैलरी से इनकम है, बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, तो और म्यूचुअल फंड या कैपिटल गेन आपने सेल परचेज अगर किया है शेयर्स में, तो फिर ITR 1 अब आपके लिए नहीं रहा, आपको ITR 2 जाना पड़ेगा। ITR 2 50 लाख से ज्यादा इनकम आपकी है, सैलरी से इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है, तो ITR 2 में चले जाइए। लेकिन एक ध्यान रखना है आपको कि ITR 2 के साथ यानी 50 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज की स्टेटमेंट देनी होती है। लोग गलती करते हैं, उसको नहीं देते। बिजनेस इनकम है ITR 3 में फाइल कर दीजिए। एक तो आपको ITR फॉर्म सही चुनना है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26 AS से अपनी इनकम को मैच करना बहुत जरूरी है, टैक्स को मैच करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना है आपको, वही टैक्स मैच किया जाएगा जो आपकी इनकम है। तीसरी बात, आपको उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि आप उसको वेरीफाई कीजिए। चौथी बात, आजकल जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि पूरे बैंक की डिटेल नहीं देते हैं। आपको जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आपको कंप्लीट डिटेल देनी है उनकी, चाहे उसमें 1000 रुपए और चाहे 1 लाख रुपए है। लोग सोचते हैं मैंने एक बैंक अकाउंट दे दिया, मेरी जिम्मेवारी पूरी कर ली, ऐसा नहीं है। आपको पूरी डिटेल उसमें देनी होती है, कौन कौन से बैंक अकाउंट आपके हैं,
पांचवी बात, जैसे मैंने बताया कि आपको आधार और पैन को लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर वो लिंक नहीं है तो समझो आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैन इनऑपरेटिव है। बिल्कुल। और रिटर्न भरने के बाद उसको आधार ओटीपी से वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। कुछ स्पेशल केसेस में सरकार ने कहा है कि आप बेंगलुरु भेज दीजिए साइन करके, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे सीनियर सिटीजन के केस में जैसा है। अदरवाइज आपको आधार ओटीपी से आप वेरीफाई कर दीजिए। चलिए, हमारे साथ हरीश जुड़ गए हैं हैदराबाद से। हरीश जी, पूछिए सवाल। नमस्कार जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि मेरा एचयूएफ अकाउंट है और मैं इस अकाउंट से अपनी ग्रैंड डॉटर को उसके पीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, तो एचयूएफ को एटीसी का बेनिफिट मिलेगा इस कंट्रीब्यूशन का या नहीं मिलेगा? तो मिलेगा जी। देखिए, एचयूएफ जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो भी आपके लीनियन डिसेंडेंट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसके मेंबर बनते चले जाते हैं। जो आपकी डॉटर है वो आपकी जो ग्रैंड डॉटर है वो उसकी मेंबर बन गई है, और आप उस पे अगर आप जमा करवाते हैं पीपीएफ तो एटीसी का बेनिफिट आप जरूर क्लेम कर सकते हैं। सुनील जी, हमने देखा कि रिफंड के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक बनाया गया है। अब आप यहाँ टैक्स फाइल करते हैं और बहुत जल्द आपका रिफंड आ जाता है। इस मोर्चे पर सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, और क्योंकि पहले कई शिकायतें आती थी कि लोगों का रिफ़ंड लेट पहुंचता है, इस रिफ़ंड प्रोसेस के त्वरित होने के बाद आपको लगता है कि टैक्स भरने में और ज़्यादा लोगों को इसकी तरफ आकर्षण हुआ है और लोग अब समय से पहले अपना टैक्स भरने के लिए जागरूक रहते हैं? हाँ बिल्कुल। एक तो सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया, एक बात, दूसरा सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, 360 डिग्री प्रोफाइल आपका है। और जो आपने बताया कि रिफंड बहुत जल्दी आ रहा है, 24 घंटे में हमने देखा है कि रिटर्न फाइल करने के बाद आ जाता है। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपका सब कुछ लिंक्ड है, बैंक से आपका आधार लिंक्ड है, फिर आपके पोर्टल से लिंक्ड है। हाँ, बशर्ते आपने सब रिटर्न फाइल की, और आपको पता होगा कि आपको अगर समय पर रिटर्न भरेंगे, समय पर 31 जुलाई को रिटर्न भरेंगे, तो फिर आपको जो रिफंड आता है उस पे ब्याज भी मिलता है, और ब्याज भी 1 अप्रैल से मिलता है। यानी पहले 3 महीने का ब्याज भी आपको, 4 महीने का ब्याज भी आपको मिल जाता है। तो ये बात भी एक फायदे की बात है। अगर आप 31 जुलाई के बाद आप रिटर्न भरेंगे तो आपको रिफंड पे जो इंटरेस्ट होगा उस पीरियड का नहीं मिलेगा। तो इसे टाइम पे भरिए और बहुत जल्दी रिफंड आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेक्शन 80C को लेकर बहुत सी बातें आती हैं, कुछ भ्रम भी हैं, कुछ मिथ भी हैं। तो 80C के अंतर्गत कौन से ऐसे विकल्प हैं जिसमें कटौती की अनुमति मिलती है? लगातार इसका दायरा बढ़ाया भी गया है, लेकिन अभी 80C की अगर बात की जाए तो किस तरह से जो तमाम विकल्प हैं जिसमें कटौती की अनुमति दी जाती है? देखिए आंचल, एक तो ये बात मान लीजिए कि जो नया टैक्स रिजीम है उसमें एटीसी की कोई छूट नहीं मिलती है। दूसरी बात, इस वित्त वर्ष से, इस फाइनेंशियल ईयर से जो अब रिटर्न आप भर रहे हैं, नया टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट रिजीम है। ये गलती ना कर देना। अगर आप जब जाएंगे तो नया टैक्स रिजीम वो चुनेगा, आपको अगर पुराना है चुनना पड़ेगा, यू हैव टू टिक। और अगर आपके पास में सैलरी से इनकम है तो खाली आपको टिक करना है, अगर बिजनेस से इनकम है तो फॉर्म 10IE ये आपको भरना पड़ेगा। ये बात आप मान लीजिए। नंबर 2 बात, आपने जैसे कहा कि एटीसी एक बड़ा अच्छा एक प्रोविजन सरकार ने दिया था। मुझे पता नहीं क्यों सरकार ने नए रिजीम में इसको बेनिफिट नहीं दिया, और मैं तो वित्त मंत्री जी से पिछली बार भी अनुरोध किया था, अब भी अनुरोध करूंगा कि एटीसी के कुछ प्रोविजंस को नए टैक्स रिजीम में भी लाया जाए। देखिए, वो एक एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट दोनों का एक कॉम्बिनेशन था। जैसे आपके बच्चे की ट्यूशन फीस है, वो आपको छूट मिल जाया करती थी। आपने हाउसिंग लोन लिया, उसकी रीपेमेंट की छूट मिल जाए, यानी एक्सपेंडिचर बेस भी था। आपने अगर आपने एक जीवन बीमा लिया है, एलआईसी की पॉलिसी ली, आपको छूट मिला करती थी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करवाया, आपको एटीसी की छूट मिल जाती थी। जी। यूलिप लिया, आपको एटीसी की छूट मिल जाया करती थी। यानी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर का कॉम्बिनेशन था, जहां पे आपको सेविंग्स के लिए भी और जो जरूरी खर्चे हैं, जैसे ट्यूशन फीस बच्चों की, 2 बच्चों की ट्यूशन फीस, वो 1.5 लाख, लेकिन वो पूरा 1.5 लाख में ही कवर है। आपने 4 लाख खर्चा किया हो या 2.5 लाख किया हो, आपको एटीसी में छूट 1.5 लाख की ही मिलती है, और आज भी मिलती है, बशर्ते आप पुराने रिजीम को चूज करें। हाँ, तो ये आपने बहुत अहम जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं जो पेन पेंसिल लेकर बैठे होंगे उन्होंने नोट जरूर किया होगा। और दिल्ली से रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए। रमाकांत जी, पूछिए सवाल। मैंने आयकर रिटर्न के लिए अभी अप्लाई किया, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 81,000 रुपये आप पर पेनल्टी लगी हुई है, क्योंकि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। मैं जी रमाकांत गिरी हूँ, मेरे नाम में गलती थी जी। तो नोट जी,
क्योंकि वो आधार मैं- कार्ड पैन कार्ड उन्होंने अनलिंक कर दिया। जी जी समझ गर्ग साहब समझ गए हैं, उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो सवाल समझ गए हैं। जी गर्ग साहब, हम जानना चाहते हैं क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके अगर मान लीजिए कुछ नाम में गलती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, या ये जो जिस कनेक्शन की हम बात करें कि इंटरकनेक्टेड होना चाहिए और उस पर उनको पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो इसको लेकर आंचल, आपने इस शो के माध्यम से जो सवाल उठाया है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लाखों पेन इनऑपरेटिव हुए और लोगों को पता ही नहीं चला, जैसे कोई चोर चुपके से रात को सोते हुए चोरी कर ले, ऐसा कुछ लोगों के साथ में हो गया है। और उनके टैक्स के रेट बढ़ गए हैं, टीडीएस के रेट बढ़ गए हैं। तो आप मान लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो 30 जून के बाद में वो इनऑपरेटिव हो चुका है, उसमें कोई ऑपरेशन आप नहीं कर सकते हैं। आपको जो पेनल्टी लगी है उसका कारण ये नहीं है रमाकांत जी कि आपको पैन आधार लिंक नहीं था। पेनल्टी लगने का कोई और कारण हो सकता है, तो उसके लिए तो आप जाके अपने पोर्टल को चेक कीजिए। पहले तो आपको वही मैंने बताया कि आपको लिंक करवाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका आईडी पासवर्ड काम करेगा। वहां जाइए, उसको अगर आपका आधार में गलती है तो आधार को चेंज करवाइए, पैन में गलती है तो पैन को चेंज करवाइए। ये बहुत सारे केस आए हैं जहाँ नाम में थोड़ा थोड़ा फर्क था और वो लिंक नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में आपको आधार को चेंज करवाना पड़ेगा। और लिंक करने के बाद में फिर आप डाउनलोड कीजिए, फिर पढ़िए कि वो पेनल्टी का नोटिस क्यों है 81,000 रुपए का, और उसका कारण कुछ और होगा, और उसका जवाब प्रॉपर दीजिए। अगर आपको अपील फाइल करनी है तो अपील फाइल कीजिए, तभी आपको छुटकारा मिलेगा, वरना छुटकारा नहीं मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि रमाकांत जी को अपने सवाल का जवाब मिला होगा। और साथ ही साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि जब टीडीएस यानी कि टैक्स एट द सोर्स डिडक्शन होती है, उसके बाद भी टैक्स क्यों देना होता है। ये कई सवाल हमारे पास आते हैं जो टीडीएस जिनका करता है, जिन प्रोफेशनल्स का। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है मनी मंत्र में, और टैक्स से जुड़े हुए तमाम सवालों को हम ले रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है, और टैक्स रिटर्न से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हम ले रहे हैं। हमारे साथ टैक्स गुरु जुड़े हुए हैं गर्ग साहब। सुनील जी, ये भी सवाल आता है कि जो आपकी आय है यानी इनकम है, अगर जब उस पर टीडीएस कट जाता है तो उसके बाद भी लोगों को टैक्स देना होता है। ये कन्फ्यूजन क्या है कि भाई हमने टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स कर दिया, फिर टैक्स फाइल किया, लेकिन हमको उसके अलावा टैक्स क्यों देना होता है? इसको लेकर क्या जानकारी है? विशेषकर ये धक्का जो लगता है वो सैलरीड एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय में क्या होता है कि जब आप सैलरी से इनकम कमा रहे होते हैं तो आपका एम्प्लॉयर पूरी टैक्स की कैलकुलेशन करता है। जो भी आपका रेट है 10, 12, 10, 20% या 30% का, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे ही आपको कोई और इनकम होती है, मसलन आपको बैंक से ब्याज आया FDR पे, तो उस पर आपका टीडीएस तो कटा 10%, लेकिन आपका स्लैब हो सकता है 30% में हो। आप 15 लाख से ऊपर है तो 30% के स्लैब में होंगे, और पुराने रिजीम में 10 लाख से ऊपर है 30% के स्लैब पे होंगे। यानी 10% टीडीएस कटवाने के बाद आपको 20% टैक्स आपको और देना पड़ता है। तो इस तरह से लोगों को दिक्कत आती है। ऐसे डिविडेंड की इनकम है, डिविडेंड इनकम पर 10% टीडीएस कट जाता है, लेकिन टैक्स का स्लैब डिपेंड करता है कि आपका 10 का है, 20 का है या 30 का है। तो इसलिए लोगों को बड़ा झटका लगता है, और बाद में उनको ब्याज भी देना पड़ता है उसके ऊपर। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने पोर्टल को साल में कम से कम 2 बार चेक कर लीजिए, कि आप देख लीजिए कि इसके अलावा, सैलरी के अलावा मुझे कोई इनकम है नहीं है। क्योंकि टीडीएस का पर्पस टैक्स कलेक्शन के साथ साथ ट्रैकिंग करना भी था। कहीं पर जैसे प्रॉपर्टी में केवल 1% टीडीएस बाहर काटता है आपका, हो सकता है आपका कैपिटल गेन ज्यादा लगता हो, 20% पे टैक्स लगता हो, तो आपको कैलकुलेशन पहले ही एडवांस में कर लेनी चाहिए, मार्च से पहले कर लेनी चाहिए, ताकि आप ब्याज की लायबिलिटी से बच जाए। और आपको लगता है कि मुझे और टैक्स देना है तो एडवांस टैक्स आप जमा करवा दीजिए। बिल्कुल। एक और आखिरी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं शो पर, जेपी सांगवान साहब है देहरादून से। जेपी साहब, पूछिए सवाल। हाँ, मैंने ITR भरा है, और मेरा टीडीएस करता है मंथली जो है ट्रेजरी से, परंतु उसमें जो लास्ट क्वार्टर का टीडीएस है वो नहीं हो रखा है फॉर्म 26 ये इसमें। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसको एडिट करके भर दूं? गर्ग साहब, नहीं सागवान जी, देखिए, अगर आपका 26 AS में टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपको लायबिलिटी आ जाएगी। इसलिए आप ट्रेजरी में जाकर वहां पर एक रिक्वेस्ट डालिए कि मेरा ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और अभी बहुत जगह दिक्कत है, ये हमको पता चला है। तो आप रिफ्लेक्ट, क्योंकि हो सकता है कि जब उन्होंने टीडीएस रिटर्न फाइल की हो आपकी ट्रेजरी वालों ने, या तो पैन नंबर गलत हो गया या रिटर्न फाइल नहीं की हो, ऐसा भी केस नजर आता है।
तो आप तुरंत जाके वहाँ पे जमा वो कर दीजिए, उनको कंप्लेंट कीजिए, रिक्वेस्ट डालिए कि मेरे को आप अपना मेरा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको रिवाइज़ करेंगे अपने रिटर्न को। जब रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आप रिटर्न फाइल करना। हाँ, बाई चांस आपका रिफ्लेक्ट नहीं होता जी। है, आप और 4-5 दिन वेट कर लीजिए, पर 31 जुलाई से पहले फिर अपनी रिटर्न फाइल कर देना, चाहे रिफ्लेक्ट हो, चाहे ना हो। बाद में डिमांड आएगी, तो आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सुनील साहब, आप इस शो पर आए। आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और टैक्स रिटर्न से जुड़ी तमाम जो सवालों के हैं वो जवाब दिए। तो आयकर रिटर्न दाखिल करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, उसे ज़रूर निभाइएगा 31 जुलाई 2024 से पहले। तो मनी मंत्र के इस अंक में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ जो कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।